हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के जो दिसंबर 2025 में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे 1 वीक में जो एग्जाम्स है वो ओवर हो गए थे दिसंबर अटेम्प्ट के। तो मैं डे वाइज आपको सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशंस के साथ करवाऊंगी। इनकेस आपको लगता है कि ये जो वीडियो में मैंने आपको कोई टॉपिक बताया है या फिर कोई जो पॉइंट है जो आप अपने नोट्स में ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ उनको अपने नोट्स में ऐड ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आजकल सस्टेनेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम जो प्रेजेंट जनरेशन है जो प्रेजेंट जनरेशन है वो रिसोर्सेज का जुडिशियल यूज करे, ताकि जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए वो जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो बच सके, ताकि नेक्स्ट जनरेशन भी उन रिसोर्सेज को फुल्ली एंड जुडिशियसली यूज कर सके। तो ये होता है हमारे सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अब इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज इंटरजेनरेशनल इक्विटी रिगार्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज। मैंने आपको बताया प्रेजेंट जनरेशन से फ्यूचर जनरेशन के बीच में जो हमारे पास गैप होता है उसको हम बोलते हैं इंटर जनरेशन। दिस इज इंटर जनरेशन। तो यही बात हो रही है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को इंटरजेनरेशनली इक्विटेबली यूज करना है, बिल्कुल करना है। सेकेंड पॉइंट सेज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन द सोसाइटी। बिल्कुल, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। थर्ड पॉइंट सेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द एक्सपेंस ऑफ एनवायरमेंट। क्या हमें अपने एनवायरमेंट को स्टेक पर रख के फिर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है? नो, बिल्कुल नहीं। रिडक्शन इन सोसाइटीज यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब आपको पता है जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, रेन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रेन्यूएबल क्या होते हैं? जो दोबारा से फॉर्म हो जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं? दे टेक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। जैसे हमारे पास कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो क्या हमें इनका कम से कम यूज करना है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का? बिल्कुल करना है। तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताने थे, तो ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विच इज ए, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स दिए और उनके एक्शंस दिए। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो लाइफ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, ये एक मिशन है। इट इज़ अ मिशन विच वॉज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसके अंदर बहुत सारे थीम्स आते हैं। जैसे हमें ई वेस्ट को रिड्यूस करना है, हमें हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने हैं, हमें बायोडिग्रेडेबिलिटी की तरफ जाना है। तो हमें ये चीज़ें कुछ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है, ताकि जो हमारा अर्थ है, जो हमारा कम्युनिटी है, या फिर जो हमारे क्या बोलते हैं रिसोर्सेज मतलब ओवर यूटिलाइज हो रहे हैं, हम उनको बेस्ट यूटिलाइज कर पाए। अब देखिए, सबसे पहला है एनर्जी सेव्ड, ई वेस्ट रिड्यूस, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड सिंगल यूज प्लास्टिक। अब देखिए, यूज कार पूलिंग विद फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। कार पूलिंग क्या होता है कि जैसे आपको एक डेस्टिनेशन पे जाना है, आपके और आपके फ्रेंड्स को, ठीक है, आप 3-4 फ्रेंड्स हैं, आप सबकी जो डेस्टिनेशन है वो सेम है, या फिर आप 4 फ्रेंड्स हैं, आप सेम ऑफिस में काम करते हैं। तो इंस्टेड कि आप चारों अपने अपने व्हीकल निकालें, आप क्या करेंगे, आप किसी एक पर्सन की कार ले लेंगे, ठीक है, आप किसी एक पर्सन की कार पूल कर लेंगे और बाकी जो 3 हैं वो कॉन्ट्री कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो एनर्जी यूज होगी, जो एनर्जी यूज होती है हमारी, तो वो क्या होगी, सेव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 4 अलग अलग कार से बेटर है कि आप एक ही कार में चारों फ्रेंड्स चले जाएं। दिस इज कार पुलिंग। तो ए का 3, जब आप
मैच करेंगे आपके दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर आता है हमारा ई वेस्ट रिड्यूस। ई वेस्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे हमारे पेन ड्राइव और हमारे हार्ड ड्राइव। तो अगर हम क्लाउड स्टोरेज का यूज करेंगे तो हमें पेन ड्राइव्स और हार्ड ड्राइव्स की जो जरूरत पड़ती है वो हमारी कम हो जाएगी, तो हमारा ई वेस्ट कम होगा। बी का आ जाएगा 4, दोनों में बी का 4 है। ठीक है, देन हेल्दी लाइफस्टाइल एडॉप्टेड, यूज मेंस्ट्रुअल कप्स इंस्टेड ऑफ सैनिटरी नैपकिन, ये इसके साथ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे सैनिटरी नैपकिन होते हैं दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो इफ वी आर यूजिंग मेंस्ट्रुअल कप्स तो ये हमारा एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, तो सी का क्या आ जाएगा 1। तो जैसे ही सी का 1 आएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड सिंगल यूज प्लास्टिक, कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे एट कम्युनिटी लेवल, मतलब बहुत सारे लोग अगर कम्युनिटी लेवल पर आके सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक्स, ठीक है, उनको कम यूज करेंगे तो जो हमारी कंजर्वेशन है बायोडाइवर्सिटी की वो बढ़ जाएगी। तो ये था हमारे लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स और ये उनके कुछ एक्शंस। सो आंसर नंबर 1 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ टोटल सोलर पावर। अब ये जो चीजें होती है ना, ये आपकी फैक्चुअल चीजें आती है, ये आपको याद करनी ही पड़ेंगी। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है दिस दैट विल बी आंसर नंबर 4, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था। तो ग्रेटेस्ट क्या आएगा हमारा? पहले राजस्थान, राजस्थान में सबसे ज्यादा सोलर पावर है। उसके बाद हमारे पास गुजरात में है, उसके बाद हमारे पास महाराष्ट्र में है, और उसके बाद हमारे पास तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a criteria air pollutant as well as a greenhouse gas? अब देखिए N2O, CO2, ओजोन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ये हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। हमें बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस तो है ही है बट वो एयर पॉल्यूटेंट भी है। तो हमारा जो ओजोन है वो एक एयर पॉल्यूटेंट के साथ साथ एक ग्रीन हाउस गैस भी है। बट मैम ओजोन तो एक अच्छी गैस मानी जाती है, नहीं। ओजोन हमारी दो तरह की होती है, गुड ओजोन एंड बैड ओजोन। जो गुड ओजोन होती है वो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में होती है और जो बैड वाली होती है वो हमारी ट्रोपोस्फेयर में होती है। तो ये जो बात हो रही है, क्योंकि जब ओजोन क्या करता है हमारा, यूवी रेडिएशंस को ट्रैप करता है। तो अगर ट्रोपोस्फेयर वाली ओजोन यूवी रेडिएशंस को ट्रैप करेगी सो इट विल बी अ ग्रीन हाउस गैस। इसीलिए यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ओजोन हो जाएगा। बाकी जो गैसेस है N2O, CO2, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है और ये हमारी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन एयर पॉल्यूटेंट नहीं है। ये एयर पॉल्यूटेंट्स हैं दोनों, लेकिन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आंसर नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लिक्विड दैट passes through landfill and that has extracted dissolved and suspended matter। अब देखिए, अब कूड़े के ढेर में से, ठीक है, कि लैंडफिल है, ठीक है, दिस इज अ लैंडफिल, और यहाँ से जब कोई भी लिक्विड पास होगा तो ऑब्वियसली उस लैंडफिल में या उस कूड़े के ढेर में जितने भी अनडिजॉल्व्ड या डिजॉल्व्ड केमिकल्स होंगे, गंदे हजार्डस केमिकल्स या सस्पेंडेड मैटर्स होंगे, सस्पेंडेड मैटर होंगे, तो वो इस लिक्विड के साथ कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लीचेट। ठीक है, तो लीच एट इज अ प्रोसेस जहां पे जो लिक्विड है वो लैंडफिल से पास करता है और जितने भी उसके डिजॉल्व्ड और सस्पेंडेड मैटर हैं वो उस लिक्विड के साथ फ्लो करते हैं, और वो पूरे जहां जहां वो फ्लो करेगा ऑब्वियसली वो जो चीज है वो डिग्रेड होती जाएगी। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको क्वेश्चंस समझ आए होंगे और आप अपने नोट्स में इन पॉइंट्स को ऐड जरूर करेंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय एंड टेक केयर।